Hello students, last class में we did the complete basic part of probability. In today's class we are going to discuss some extra questions on probability of the portion that we discussed in the last class, and after that we are going to complete conditional probability. ठीक है, and probability में ज़्यादा time हमें नहीं लगने वाला है. Another 2 classes after this, 2 to 3 more classes we are going to wind up this chapter. ठीक है बेटा, देखें, it says a fair coin is tossed n times. Let Pn be the probability that no two consecutive heads occur. Then Pn मतलब हमने एक कॉइन को n टाइम्स टॉस किया एंड Pn be the probability that no two consecutive heads have occurred. पूरे उसमें जो n नंबर ऑफ रिजल्ट्स है ना, कहीं पे भी 2 consecutive heads ऑकर किए ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने Pn लिखा है. तो Pn-1 क्या है? n-1 नंबर ऑफ टॉसेस में कहीं पे भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स ऑकर नहीं किए हैं, और Pn-2 इज n-2 नंबर ऑफ टॉसेस में वही चीज. फाइन. अब इनमें रिलेशन क्या होगा? वेरी स्मार्टली वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट. लुक एट बेटा, Pn दैट मीन्स n नंबर ऑफ टॉसेस आर देयर और उसमें कहीं पे भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स ऑकर नहीं किए हैं. नाउ वी वांट टू रिलेट इट विथ n-1 नंबर ऑफ टॉसेस एंड n-2 नंबर ऑफ टॉसेस. कैसे करेंगे? तो बच्चा जो nth टॉस है वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो हम केस 1 ले लेते हैं कि जो nth टॉस है वो हेड है, एंड केस 2 कंसिडर कर लेते हैं कि ये टेल है. राइट, दोनों की प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करेंगे तो Pn हमें मिल जाएगा. अब अगर ये हेड है एंड हमारा सिचुएशन ये है कि नो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स हैव ऑकर्ड एवर इन दोज n नंबर ऑफ टॉसेस, तो बच्चा अगर nth रिजल्ट एक हेड है तो क्या ये कंफर्म्ड है कि n-1th रिजल्ट जो होगा वो टेल ही होगा? परफेक्ट. एंड इससे पहले कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. राइट, सो कैन वी से ये जो है n-2 टॉसेस, यहाँ पे नो 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स हैव ऑकर्ड एंड उसके बाद टेल आ गया, फिर हेड आ गया, तो हाँ ये Pn के लिए फुलफिलिंग पैटर्न है. करेक्ट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Pn-2 मतलब n-2 नंबर ऑफ टॉसेस में कहीं पे भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आए, उसके बाद पर्टिकुलरली टेल आया है और उसके बाद पर्टिकुलरली हेड आया है. परफेक्ट. अब सेकेंड केस पे चलते हैं. यहाँ टेल है, इसका मतलब यहाँ हेड आ जाए टेल आ जाए दोनों ही एक्सेप्टेबल है. सो कैन वी से n-1 नंबर ऑफ टॉसेस में बस इतना सा कंडीशन फुलफिल हो जाए कि नो 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स हैव ऑकर्ड. राइट, उसकी प्रोबेबिलिटी है n-1, P ऑफ n-1 इनटू ये वाला एक टेल है तो हाफ. तो बच्चा इन दोनों को ऐड करते ही वी विल गेट Pn. सो Pn हियर इज 1/4 Pn-2, यहाँ K2 है ये, एंड हाफ Pn-1. तो K1 का वैल्यू ये है. क्वेश्चन ने हमसे K1 प्लस K2 पूछा है एंड दैट इज 3/4. क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो स्टाइल ऑफ डीलिंग अभी हमने किया, एकदम अटेंशन देना, इंपॉर्टेंट इट इज. It says if a coin is tossed 20 times, then probability of getting head at least 15 times. बच्चा at least means at least 15 का मतलब exactly 15 times, exactly 16 times and so on we are supposed to add. Rather, इस तरह के सिचुएशन में क्योंकि एक कॉइन सक्सेसिवली वो टॉस होता जा रहा है, तो अगर हम एटलीस्ट कंडीशन को डायरेक्टली हैंडल कर पाए देन वेरी गुड, विल ट्राई एंड डू इट. ठीक, बस यहाँ पे बच्चा इतना सा आपको ध्यान रखना होगा कि जो 20 टाइम्स हमने टॉस किया है एंड एटलीस्ट 15 टाइम्स हेड आए, तो ये जो हम काउंट कर रहे हैं ना एटलीस्ट 15 टाइम्स, वो प्रोसेस कहाँ से बिगिन होगा? तो इट मे बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट टॉस, और इट मे बिगिन फ्रॉम द सेकेंड, और इट मे बिगिन फ्रॉम द थर्ड एंड सो ऑन. कहाँ तक ये जा सकता है आप बताओ? क्योंकि हमें एटलीस्ट 15 टाइम्स चाहिए. तो अगर हमारे पास टोटल 20 स्लॉट्स है, तो इधर से अगर आप 15 को छोड़ देते हैं तो इधर आपके पास 5 रह जाएगा. इसका मतलब लास्ट विल बी बिगिनिंग फ्रॉम 6, राइट? 5 रह जाएगा तो 6 से स्टार्ट होगा तो 15 कवर हो सकता है. तो इस तरह से बिगिनिंग प्लेस हमें बस डिसाइड करना है. इट कैन बी द फर्स्ट पोजीशन, इट कैन बी द सेकंड पोजीशन, थर्ड और सो ऑन 6th पोजीशन. परफेक्ट. अब अगर हेड का फॉर्मेशन फर्स्ट से स्टार्ट हुआ तो क्लियर हो जाता है एटलीस्ट 15 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स, मतलब 1 से लेकिन 15th पोजीशन तक तो हेड आना कंफर्म्ड है. राइट, अब उसके आगे के लिए हमारे पास चॉइस है, हेड भी आ जाए तब भी चलेगा, टेल भी आ जाए तब भी चलेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट 15 हेड्स चाहिए था और वो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी?
हेड आने के लिए 1/2 1/2 1/2 एंड सो ऑन 1/2 कितनी बार 15 टाइम्स। उसके बाद हेड आ जाए या टेल आ जाए सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसका मतलब क्या है टोटल दैट इज 1, एनीथिंग और यू कैन से एवरीथिंग, राइट। तो 1 कितनी बार आ गया 5 टाइम्स, करेक्ट। सो ये 1/2 पावर 15 है, फाइन। देन सेकेंड, अगर ये सेकेंड पोजीशन से बिगिन हो रहा है हेड का फॉर्मेशन, देन इन दैट केस जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज बाउंड टू बी ए टेल, राइट। क्योंकि हम बिगिनिंग ये जो 15 हेड्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो हम बिगिनिंग कहाँ से हो रहा है उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसके पहले का डेफिनेटली टेल ही रहा होगा। सो टेल दैट इज 1/2 एंड 15 टाइम्स हेड, सो 1/2 पावर 15, तो कंबाइन करके इसे लिख देते हैं। एंड उसके आगे का कुछ भी आए चलेगा, सो 1 पावर 4, सो दिस इज 1/2 पावर 16। अब बच्चा अगर थर्ड पोजीशन से हेड बिगिन हो रहा है तो ध्यान देना, थर्ड पोजीशन से हेड बिगिन हो रहा है तो इस पोजीशन पे हेड है और यहाँ टेल आना कंफर्म्ड है। उसके अलावा ये वाले जो बाकी के पोजीशंस है वहाँ कुछ भी आ जाए चलेगा। सो विल इट बी वंस अगेन द सेम रिजल्ट, यही वाला आ जाएगा। सो 1/2 पावर 16। अब देखिए ये चीज़ कंटिन्यू कहाँ तक होगी। अगर हम 6th पोजीशन से बिगिन करने की बात करें तो एग्जैक्टली उसी तरह से जो 5th पोजीशन होगा दैट हैज टू बी ए टेल, और ये सब हेड 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 ही आना चाहिए, और इसकी इधर कुछ भी आ जाए चलेगा, राइट। सो दिस इज वंस अगेन इज 1/2 पावर 16। तो ये सभी के सभी 1/2 पावर 16 है, बस ये 1/2 पावर 15 है। तो अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो 1/2 पावर 15 प्लस 2 से लेके 6 तक, इसका मतलब 5 टाइम्स 2 पावर 16। डन बेटा, 2 पावर 16 हमने लिया एलसीएम, तो ये आया 2 + 5 एंड दैट इज 7। सो आंसर इज 7/2 पावर 16। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज देयर आर 20 seats in a row, 10 persons are to be arranged, then probability that each has exactly one neighbor। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इंटरप्रेट करें सही से। वी हैव 20 seats एंड वो किस तरह से 10 persons को हम बिठा सकते हैं ताकि एवरी पर्सन हैज एग्जैक्टली वन नेबर। आप इजीली सिचुएशन को समझ सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा एग्जैक्टली एक ही नेबर होना चाहिए, इसका मतलब मेरे दोनों तरफ बंदे नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक साइड में कोई होना चाहिए, करेक्ट। सो लेट मी टेक, मेरे पास ये है, अब इसके पास भी एक ही नेबर होना चाहिए और मैं ऑलरेडी हूँ उसकी नेबर, इसका मतलब उसके दूसरी तरफ कोई नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियर हो जाता है कि पेयर में होने चाहिए, दे शुड बी सीटेड इन पेयर। दो एक जगह होना चाहिए और दोनों तरफ एम्प्टी चेयर्स होनी चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर एम्प्टी चेयर्स होना चाहिए, लाइक दैट, करेक्ट है। तो अब हम इस चीज को इस तरह से समझते हैं कि आप 20 चेयर्स, आई एम गोइंग टू लीव x1 नंबर ऑफ चेयर्स, वो कुछ भी हो सकता है, एंड आई एम गोइंग टू रिजर्व 2 प्लेसेस, 2 लोग यहाँ पे आएंगे ना। उसके बाद आई एम गोइंग टू लीव x2 नंबर ऑफ चेयर्स एंड रिजर्व 2 प्लेसेस, एंड देन लीव x3 नंबर ऑफ चेयर्स एंड 2 मोर प्लेसेस आई एम गोइंग टू रिजर्व। और मुझे इस तरह से 10 चेयर्स को रिजर्व करना होगा। एज ऑफ नाउ मैंने 6 चेयर्स रिजर्व कर लिया है, एंड देन आई एम गोइंग टू लीव x4 नंबर ऑफ चेयर्स एंड रिजर्व 2 मोर, एंड क्योंकि 10 लोग है, राइट, सो x5 नंबर ऑफ चेयर्स आई एम लीविंग एंड आई रिजर्व 2, एंड ऑटोमेटिकली इधर जो भी चेयर बचे होंगे लेट मी नेम देम एज x6। अब यहाँ जो x1 + x2 + x3 + x4 + x6 है, व्हाट इज इट, क्योंकि 10 चेयर्स को हमने रिजर्व किया है, टोटल 20 है, तो जो रिमेनिंग चेयर्स है दे आर 10 विद अ कंडीशन दैट 2 हैं उनके बीच में एटलीस्ट एक वेकेंट चेयर जरूर होनी चाहिए। तो जो x2, x3, x4, x5 है दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेयर इज x1 एंड x6 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट। अब नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस पे हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया हुआ है, आप इजीली बता सकते हैं। तो हर एक के लिए 1 1 1, तो टोटल 4 एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ से हम 4 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। सो इट इज 6 + 5 दैट इज 11 C 5, फाइन। इतने तरह से हम प्लेसेस का डिसीजन ले सकते हैं कि कौन कौन से चेयर्स पे उन 10 पर्सन्स को हमने बिठाना है, सिर्फ रिजर्व किया है। अब हम उन 10 लोगों को वहाँ पे अरेंज करेंगे, दैट कैन हैपन इन 10 फैक्टोरियल वेज। परफेक्ट। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं, क्योंकि 20 चेयर्स आर देयर, 10 पर्सन्स आर देयर, दैट इज 20 P 10, करेक्ट है। ये आ गया हमारा आंसर। इसे सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं
और वैसे भी ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आज इट इज ये ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा कोई हमें मेहनत करना नहीं पड़ता. आप जस्ट गिवन इट एज फिल इन द ब्लैंक बिकॉज वी वांटेड टू सॉल्व फॉर सच ए सिचुएशन. क्लियर है? नेक्स्ट देखें. 2 points are selected on AB of length 10 meter. AB is a line segment of length 10 meter. 2 points are selected on it such that both lie on either side of the midpoint. Midpoint को अगर हम C कंसिडर करें तो एक पॉइंट AC सेगमेंट पे होगा और दूसरा BC सेगमेंट पे होगा. Then probability that the distance between them is less than 5 meter. अब देखो बहुत स्मार्टली हम इसे करेंगे. इधर से C पॉइंट से इस तरफ लेट्स टेक X यूनिट के डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट मार्क किया एंड C पॉइंट से इस तरफ Y यूनिट के डिस्टेंस पे हमने Q पॉइंट मार्क किया. अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो PQ लेंथ है दैट शुड बी लेस देन 5 मीटर. दैट मीन्स X प्लस Y मस्ट बी लेस देन 5 मीटर. ठीक है. एंड जो X एंड Y के कंप्लीट पॉसिबिलिटीज है जो हम चूज कर सकते थे दैट इज 0 to कहाँ तक जा सकते थे, यहाँ तक. Y हम यहाँ पे भी ले सकते थे. सैम्पल स्पेस की बात करें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन की, तो इन दैट केस Y कुड हैव बीन यहाँ से बिगिन होके यहाँ तक, राइट. सो 5. उसी तरह से दूसरे तरफ X जो डिस्टेंस है वो 0 से लेके 5 तक के बीच में हो सकता था. तो ये हमारे लिए फेवरेबल है और ये है टोटल. फाइन. अब देख लेते हैं क्योंकि X एंड Y आर रियल नंबर्स, तो हमें 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशनल डिस्कशन करना है. X एंड Y दे आर रियल नंबर्स इन द इंटरवल. X का वैल्यू 0 से 5 के बीच में हो सकता है, Y 0 से 5 के बीच में हो सकता है. तो जो सैम्पल स्पेस है वो जो X एंड Y की पॉसिबिलिटी है वो ये एरिया क्रिएट करते हैं, राइट. तो ये एरिया इज द सैम्पल स्पेस एरिया. ये एरिया बेस्ड डीलिंग होगी. ठीक. सो प्रोबेबिलिटी इज एरिया ऑफ द सैम्पल स्पेस मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर, जिसे हम लिख ही लेते हैं 5 into 5 दैट इज 25. एंड फेवरेबल एरिया कौन सा होगा उसके लिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे. X प्लस Y इज लेस देन 5. बच्चा ये जो है ये 5,0 है, ये 5,5 है एंड दिस इज 0,5. तो इनइक्वालिटी है, इसकी ग्राफिंग हम हमेशा इक्वालिटी से करते हैं. X प्लस Y इज इक्वल टू 5 इज अ लाइन विच पासेस थ्रू 5,0 एंड 0,5. एंड बच्चा इसके रेस्पेक्ट में लेस देन 5 है मतलब 0,0 के टूवर्ड्स वाला ये है. ये हमारे लिए फेवरेबल जोन है. सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी दैट मीन्स एरिया ऑफ द फेवरेबल पोर्शन, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. करेक्ट. सो फेवरेबल एरिया एरिया ऑफ द ट्राइंगल. और वैसे भी स्क्वायर का केस है तो डायगोनल तो दोनों तरफ बिल्कुल बराबर से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. सो आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज 1/2. फाइन. लेकिन अगर यहाँ पे 5 मीटर नहीं हो के ये लेट्स टेक 4 मीटर है, अब क्या सिचुएशन बनेगा बच्चा. सैम्पल स्पेस एरिया तो सेम ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा. सो बाय दैट अब जो हमारा आंसर आएगा X प्लस वाई लेस देन 4 दैट मीन्स योर दिस इज द फेवरेबल एरिया. तो ये 4 है एंड दिस इज ऑल्सो इज 4 यूनिट. सो हाफ बेस इनटू द हाइट फेवरेबल एरिया अपॉन द टोटल एरिया. ठीक. तो यहाँ से अब हम इसे आंसर कर सकते हैं. दिस इज 8/25. क्लियर. नेक्स्ट देखें बेटा. A and B are 2 friends. They decide to meet at a particular place between 2 p.m. and 3 p.m. The first one to reach will wait for 20 minutes and if the second person comes during that time then the meeting happens, otherwise there is no meeting. तो क्लियर हो गया सिचुएशन कि A and B 2 friends वो 2 p.m. से 3 p.m. के बीच में मिलने वाले हैं एट ए पर्टिकुलर प्लेस दैट दे हैव ऑलरेडी फिक्स्ड. अब दोनों में से जो भी पहले फ्री होता है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू वेट फॉर 20 मिनट्स. अगर दूसरा उस ड्यूरेशन में आता है तो मीटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक. नाउ अंडरस्टैंड ये जो 2 p.m. से 3 p.m. की बात हो रही है, 2 p.m. 3 p.m. लेट्स टेक जो A है, A पर्सन ही अराइव्स आफ्टर x मिनट्स. ठीक है. x मिनट्स 2 p.m. के बाद x मिनट्स के बाद वो आता है एंड B अराइव्स आफ्टर y मिनट्स. ठीक है. तो ये जो x एंड y की टोटल पॉसिबिलिटीज है, सैम्पल स्पेस की डीलिंग तो करनी होगी ना. तो मिनट में कर रहे हैं, 1 आवर का ड्यूरेशन है तो 0 से 60 तक है. एंड मीटिंग होने के लिए ये जो x एंड y में डिफरेंस है, x माइनस वाई कर लो या y माइनस एक्स कर लो, बट मॉड लेना है बिकॉज यू डू नॉट नो कौन पहले आया, x बड़ा है या y बड़ा है. तो मॉड द डिफरेंस ऑफ द टाइम दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 20. ठीक है.
ये हमारे लिए फेवरेबल एरिया देगा क्योंकि रियल नंबर से डील हो रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में नंबर से, और ये हमारे लिए सैम्पल स्पेस देगा। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सो एक्स एंड वाई आ ये 60, 60,60 एंड ये है 0,60। सैम्पल स्पेस एरिया बेटा दैट इज 60 इंटू 60। अब देखते हैं फेवरेबल पोर्शन कौन सा है। x माइनस वाई का जो मॉड है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। इसका मतलब x माइनस वाई मस्ट बी -20 to 20। ठीक, एक तरीका ये होता है कि आप इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं और कॉमन पोर्शन ले लें। दूसरा तरीका स्मार्टली करेंगे, हम x माइनस वाई का रेस्ट्रिक्शन को स्टडी करें कि अपर तरफ ये 20 होना चाहिए, लोअर तरफ वो -20 तक जाना चाहिए, इन बिटवीन हमें सारा पोर्शन लेना है। तो एक काम करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0 से बिगिन करते हैं, और हमें पता है कि जो x माइनस वाई इक्वल टू 0 है दैट इज दिस y इक्वल टू x लाइन। अब बच्चा ये बताओ, अगर मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 कंसिडर करूं, इधर मैं कांस्टेंट को इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, तो ध्यान देना कि जैसे आप कांस्टेंट टर्म को चेंज करते हो तो पैरेलल लाइन ही आती है, बस ये देख लो कि ये किस तरफ शिफ्ट होगी। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस अगर मैं लेती हूँ तो y को 0 करेंगे तो x आ जाता है 1, तो 1,0, राइट। तो ये जो लाइन है वो इस तरफ शिफ्ट होती हुई आपको दिख रही है, फाइन। दैट मीन्स अगर मैं x माइनस वाई इक्वल टू 20 लेती हूँ तो वो 20,0 से पास करते हुई ये वाली लाइन आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 0 के पैरेलल, फाइन। और अगर हम -20 लेते हैं तो ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में वो लाइन मूव करेगी, ये है, और हमें चाहिए इन दोनों के बीच में, फाइन। तो इन दोनों के बीच वाला जो पोर्शन है वो हमारे लिए फेवरेबल एरिया बन जाएगा, परफेक्ट, ये है, ये हो गया फेवरेबल एरिया। अब जो फेवरेबल एरिया है वो इन टर्म्स पे पॉलीगन है, तो बेटर है कि जैसे दो तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ना, एक है एक्सेप्ट व्हाट यू वांट, दूसरा रिजेक्ट व्हाट यू डोंट वांट। सो टोटल सैम्पल स्पेस में से जो स्क्वायर है उसमें से ये दो ट्रायंगल का रिमूवल को हम प्रीफर करेंगे, राइट। और बच्चा अगर ये 20 है, ये पार्ट आप देखें, ये 20 है तो ये 40 होगा ना, ये भी 40 होगा क्योंकि राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इस लाइन का स्लोप 1 है तो 45 डिग्री पे ये लाइन होती है, तो 40 40। उसी तरह से ये 20 है तो ये 40 और ये 40। बच्चा दो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों की साइड लेंथ 40 है, दोनों को मिला देंगे तो स्क्वायर ही तो बनेगा ऑफ साइड 40। और अगर ऐसा नहीं भी करना है तो दोनों की ट्रायंगल आप इंडिविजुअली दोनों का एरिया लेते हुए ऐड कर दो, दिस प्लस सेकेंड वन इज ऑल्सो द सेम एरिया, तो ट्वाइस कर दिया, ये हो गया कैंसिल, सो 0। बच्चा ऊपर और नीचे से हम 4 को कर देते हैं कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 4/9। और ये जो 4/9 है ये क्या है, नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है। हमें क्या चाहिए, हमें शेडेड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, जो कि आप यहाँ पे एरिया में भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट की टोटल एरिया ये है, और जो अनफेवरेबल है वो है 40 का स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करते हुए फेवरेबल एरिया लेके आप कर सकते थे। और अगर आपने प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट कर लिया है तो 1 माइनस ये कर दो, सो विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इट टू बी फाइन, एकदम अटेंशन रखते हुए। नेक्स्ट बेटा, लेट n डिनोट सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड if the probability that 2 power n is less than n factorial is m/n। मतलब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को ही सॉल्व करना है। यहाँ ध्यान से पढ़ लें, n denotes sum of numbers obtained when 2 dice are rolled, परफेक्ट। अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो सम क्या क्या आ सकता है, 2 3 सो ऑन, एंड अगर हम दोनों का मैक्सिमम लेते हैं तो 12। ये कंप्लीट पॉसिबिलिटीज ऑफ n है, राइट। अब हमें देखना है कि कौन से वो n है जो इसे सेटिस्फाई करते हैं, तो एक एक को डाल के ही चेक करना होगा। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड आता है ये, राइट हैंड साइड आता है ये, बच्चा ये बड़ा आता है, तो ये सेटिस्फाइंग नहीं है 2 के लिए। 3 के लिए क्या ये सेटिस्फाइंग होगा, तो इसके लिए ये है और ये 6 है, बिल्कुल नहीं। अब 4 के लिए क्या ये सेटिस्फाइंग है, ये बिल्कुल सेटिस्फाइंग है, और इसके आगे हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइंग होगा। इसका मतलब जो n हमारे लिए फेवरेबल है वो n क्या क्या है बेटा, 4 5 6 सो ऑन अप टू 12, राइट। तो इतने सारे केसेस है जो फेवरेबल है, तो इन तरह के सिचुएशन में तो हम अनफेवरेबल से ही करेंगे, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस दैट, ठीक। तो हमें जो नहीं चाहिए वो है 2 और 3। अब देख लेते हैं n मतलब सम 2 कब आएगा, जब दोनों 1 और 1 हो, एंड सम 3 कब आएगा, 1 2 और 2 1 के लिए ही आएगा। मतलब 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज है जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑफ टोटल कितने होंगे, अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं 6 × 6, 36 में से ये 3 हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। दैट मीन्स द फेवरेबल केसेस आर 33 आउट ऑफ 36। बच्चा 3 हो गया कैंसिल,
we get 11 by 12. So value of m is 11 and n is 12. देख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है. 4 times of m, 3 times of n. बच्चा आंसर इज 8. परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. If p of a is 0.8 and p of b is 0.6, then minimum and maximum value of p of a union b and p of a intersection b. इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक और करेंगे. ये 0.3 है एंड पी ऑफ बी 0.4 है एंड यही दो क्वेश्चन है. पी ऑफ ए यूनियन बी का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. बच्चा वन थिंग अंडरस्टैंड हियर, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी अगर हम यूनियन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जैसे कि दो सेट आप समझ लो, दो सेट हमारे पास इस तरह के हो सकते हैं, या वो पार्शियली ओवरलैप्ड हो सकते हैं, या वो वन इनसाइड द अदर हो सकते हैं, और कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी तो नहीं है, राइट. अब अगर हम ए यूनियन बी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इस तरह का होना चाहिए, राइट. चेक कर लो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी है या नहीं है पता कैसे चलेगा. अगर वो दोनों डिसजॉइंट फॉर्म में है तो हमें पता है जो पी ऑफ ए यूनियन बी होता है दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी होगा, क्योंकि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो हो गया 0. तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B इस केस में आ रहा है 0.7 जो कि अचीवेबल है. लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B 1 को क्रॉस कर रहा है और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता. ये है प्रोबेबिलिटी, 1 से बड़ा नहीं आ सकता. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सिचुएशन अचीवेबल ही नहीं है, राइट. यहाँ पे वो अचीवेबल है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा P ऑफ A यूनियन B का, ए यूनियन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है इस केस में वो है 0.7. परफेक्ट. अब क्योंकि डिसजॉइंट वाला सिचुएशन यहाँ पे अचीव नहीं हो सकता, तो अब नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं कि वो पार्शियली ज्वाइंट है. अब एक और बात समझना, जब दोनों अलग अलग होते हैं ये अचीवेबल नहीं है, क्योंकि ये 1 को क्रॉस कर रहा है, कंप्लीट चीज को क्रॉस कर रहा है, तो क्लियर है कि वो पार्शियली ज्वाइंट होंगे. अब जब दोनों का सम 1.4 आ रहा है, इस केस में आप देखो 1.4, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी दैट इज 1.4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, इसमें से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि वो प्रोबेबिलिटी बनने लायक वैल्यू आए. तो इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाए, राइट. 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, लेकिन 1 तो एट मार्क्स हो सकता है ना. और ये 1 तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, 0.4 आना चाहिए. तो P ऑफ A यूनियन B का जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दैट इज 1 एंड ये मैक्सिमाइज होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.4. अब ये भी बता दो A यूनियन B मैक्सिमाइज अगर हो रहा है तो A इंटरसेक्शन B मिनिमाइज हो रहा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये वाले सब्ट्रैक्शन में है, जितना ज़्यादा आप सब्ट्रैक्ट करोगे उतना कम बचेगा, जितना कम सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ज़्यादा बचेगा, और अगर हम इसका ज़्यादा वैल्यू चाहते हैं तो डेफिनेटली ये मिनिमम. सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें पता चल गया दैट इज 0.4, राइट. अब P ऑफ A यूनियन B का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए आप देखें यहाँ आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे A यूनियन B मैक्सिमम होता है एंड यहाँ पे A यूनियन B मिनिमम होता है जब एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली फिट हो जाए. ठीक, तो इन दोनों में जो छोटा है, जो सेट स्मॉलर होगा, वही दूसरे का सबसेट बनने लायक होगा. तो जब हम यहाँ पे यूनियन की बात करेंगे, अगर बड़ा वाला सेट A है, छोटा वाला B है, दैट मीन्स B इज अ सबसेट ऑफ A बन जाता है. तो इस केस में जो यूनियन आएगा A यूनियन B, वो लार्जर वाला सेट ही तो आएगा, करेक्ट है. तो इस सिचुएशन में जब हम P ऑफ A यूनियन B की बात करेंगे तो दोनों में जो बड़ा वाला सेट है उसी की प्रोबेबिलिटी कंसिडर होगी, मतलब जो लार्जर वैल्यू है, तो ये आ जाएगा आज 0.4. तो इस केस में बच्चे P ऑफ A यूनियन B का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज ऑलवेज इन दोनों में जो बड़ा वैल्यू है वो होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में भी अकॉर्डिंगली बता दो P ऑफ A यूनियन B का मिनिमम वैल्यू क्या होगा इन दोनों में जो बड़ा है. ठीक है, 0.8. अब P A इंटरसेक्शन B का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो बच्चा देखो इसके अकॉर्डिंग ना A यूनियन B का मैक्सिमम और A इंटरसेक्शन B का मिनिमम का डिसीजन आप लेंगे. बाकी A यूनियन B का जो मिनिमम है इन दोनों में जो बड़ा है वही आएगा, और A इंटरसेक्शन B का मैक्सिमम इन दोनों वैल्यू में जो स्मॉलर है वही आएगा. ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी बता दें P ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बच्चा इन दोनों में जो स्मॉलर है वही वाला बनेगा, राइट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम यहाँ पे होता है और ये वाला वो होता है, ठीक है। एंड minimum value of A intersection B which completely dependent on maximum value of this, और आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी अगर 0.7 है एंड A की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, B की 0.4 है, तो माइनस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हो गया कैंसिल एंड दिस इज 0, तो इस केस में ये है 0। तो यहाँ पे तो मैंने एक इन जनरल कैसे सॉल्व करना होता है ये बताया, ये आप इस तरह से इसे ध्यान में रख सकते हैं। अगर PA प्लस PB प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टू दैट एक्सिड्स 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B एट मैक्स विल गो अप टू 1, एंड जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम ऑफ द टू, P ऑफ A एंड P ऑफ B, परफेक्ट। एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B का जो मैक्सिमम होगा दैट इज मिनिमम ऑफ P ऑफ A एंड P of B that is fixed, and इसका जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा that will be corresponding to this, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे P of A intersection B, we know that is P of A plus P of B minus P of A union B, और इस केस में ये 1 है, तो आप इसे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं P of A plus P of B minus 1, ठीक बच्चा। ये दोनों तो फिक्स्ड होते हैं, ये वेरी करता है इस वैल्यू के ऊपर। अब अगर P of A प्लस P of B का जो वैल्यू है दैट इज बिटवीन 0 एंड 1 लेस देन और इक्वल टू 1, देन इन दिस केस P of A यूनियन B दैट इज लेस देन और इक्वल टू P of A प्लस P of B, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये आएगा, और इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा दैट इज मैक्सिमम ऑफ P of A एंड P of B, फाइन। एंड P of A इंटरसेक्शन B का जो मैक्सिमम है वो है मिनिमम ऑफ P of A एंड P of B सेम, एंड ये जो वैल्यू आएगा दिस विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, एंड P of A इंटरसेक्शन B इज P of A प्लस P of B माइनस P of A यूनियन B, और A यूनियन B ये है, तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड विल बी लेफ्ट विद 0, फाइन। तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, लेट x एंड y बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स वेयर x एंड y are in the interval 1 to 25, then probability that x plus y is divisible by 5, बच्चा दो नंबर को ऐड करके वो 5 से डिविजिबल आए, तो सिचुएशन को आप कुछ इस तरह से कर लें कि हमारे पास 1 से 25 तक के इंटीजर्स है, x एंड y उनमें से ही कुछ होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो बच्चा 1 से 25 तक में, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी बाई 5 का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप देख लें 5 के टाइप्स के हमारे पास 1 से 25 में कितने नंबर्स है, 5 सच नंबर्स आ देयर। 5 के प्लस 1 टाइप के हमारे पास कितने नंबर्स है, 5, क्योंकि ग्रुप ऑफ 5 में 5 के का एक होगा, 5 के प्लस 1, 5 के प्लस 2, 5 के प्लस 3 एंड 5 के प्लस 4, पांचों ही टाइप के एक एक नंबर होते हैं, और 25 नंबर्स को हम 5 का ग्रुप में अगर डिवाइड करेंगे तो 5 ग्रुप्स विल बी फाउंड, तो हर तरह के हमारे पास 5 नंबर्स आ देयर। सो 5 के प्लस 3 भी 5 नंबर्स है, एंड 5 के प्लस 4 5, फाइन। अब अगर हम इस लिस्ट में से दो नंबर लेना चाहते हैं जिसका सम 5 से डिविजिबल हो, तो क्लियर हो जाता है, या तो दोनों ही 5 के टाइप के होने चाहिए, या अगर एक 5 के प्लस 1 टाइप का है तो दूसरा 5 के प्लस 4 टाइप का होना चाहिए, ताकि इसका रिमाइंडर और उसका रिमाइंडर मिल के वो 5 से डिविजिबल बना दे। और अगर ये 5 के प्लस 2 है तो इसे 5 के प्लस 3 बनना होगा, x, y है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। सो 5 के प्लस 3 है तो ये 5 के प्लस 2 होगा, और ये 5 के प्लस 4 है तो इसे 5 के प्लस 1 बनना होगा, फाइन। यही पॉसिबिलिटीज है। अब 5 के टाइप के हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो x कैन बी चूजन इन 5 वेज, एंड जो y है वो सेम नहीं हो सकता, डिस्टिंक्ट होना जरूरी है, क्वेश्चन आई मेंशन्ड इट, सो 4 वेज, करेक्ट। और यहाँ पे 5 के प्लस 1 के 5 नंबर्स आ गए, 5 के प्लस 4 के भी 5 नंबर्स है, और इन दोनों में कुछ कॉमन तो होंगे नहीं, तो अब 5, तो इस तरह से ये भी 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, एंड दिस इज 5 into 5. In total we have 100 plus 20, 120, और ये favorable situation से out of a total x can be chosen in 25 ways and y can be chosen in 24 ways. Clear है? ये cancel हुआ 5, so it is 1/5. Fine बेटा. Next देखें. Let s be
सेट ऑफ मैट्रिसेस जो 2 क्रॉस 2 के हैं, ठीक है, 2 बाई 2 के मैट्रिसेस है, एलिमेंट 0 1 और 2 आर यूज्ड एंड ए बी सच ए मैट्रिक्स ऑफ दिस काइंड, ठीक है, इसी सेट का एक मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होता है जब उसका डेट वैल्यू नॉन जीरो हो, ठीक, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। तो बच्चा नॉन जीरो को स्टडी करने से बेटर होता है कि आप जीरो को स्टडी कर लो एंड टोटल में से इसे रिमूव कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, राइट। और हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके 1 माइनस दिस करेंगे तो डेट m नॉट इक्वल टू जीरो की हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इतना सही काम करना है। तो आ जाते हैं 2 बाई 2 की हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा और उसका डेट वैल्यू हम जीरो चाहते हैं, इसका मतलब हम AD माइनस BC जीरो चाहते हैं। सो वी वांट AD टू बी इक्वल टू BC, करेक्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें देखना है। अब बच्चे बताओ, जो A है वो 0 1 2 मतलब 3 वेज में फिल हो सकता है, B 3 वेज, C 3 वेज एंड D 3 वेज। इसका मतलब जो सैम्पल स्पेस है हमारे पास वो है 3 पावर 4, राइट। अब फेवरेबल कंडीशंस तो हमें यहाँ से मिलेंगी। उसके लिए ये बताओ जो AD है उसकी टोटल क्या क्या वैल्यूज की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर दोनों में से कोई भी जीरो आ जाएगा तो ये हमें जीरो देगा, अगर दोनों ही 1 है तो उस केस में ये 1 देगा, 1 एंड 2 है देन इन दैट केस 2 देगा, 2 0 2 1 2 2 तो ये 4 देगा। तो बस यही टोटल पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा और कुछ भी बन नहीं सकता। अब एक काम करते हैं बारी बारी से, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो इक्वल होते हुए हो सकता है ये दोनों इक्वल टू 0 है, हो सकता है ये दोनों इक्वल टू 1 है, यही तो पॉसिबिलिटीज है ना, हो सकता है 2 है, हो सकता है 4 है। टोटल पॉसिबिलिटीज देखते हैं। बच्चा AD का वैल्यू 0 कब आएगा, या तो A 0 है या तो D 0 है या दोनों ही 0 है। तो क्या क्या हो सकता है, 0 0 दोनों, या तो ये और ये 5 पॉसिबिलिटीज। तो A एंड D कैन बी डिसाइडेड इन 5 वेज, B एंड C कैन बी डिसाइडेड इन 5 वेज, क्योंकि 0 ही आना है हमें, एलिमेंट्स वही है। एंड 1 कब आएगा, जब दोनों 1 एंड 1 हो। सो 1 A एंड D कैन बी डिसाइडेड इन 1 वे एंड B एंड C इन 1 वे। 2 कब आएगा, जब 1 2 2 1, 2 पॉसिबिलिटीज। सो 2 फॉर A एंड D एंड 2 फॉर B एंड C। एंड 4 कब आएगा, जब हमारे पास दोनों ही 2 हो। सो दिस इज 1 वे फॉर A एंड D एंड 1 वे फॉर B एंड C। परफेक्ट। बच्चा लेट्स जस्ट सम देम अप, वी गेट 29 प्लस 2 31। तो 31 ऐसे केसेस है जिसमें डेट वैल्यू 0 आएगा और हमें नॉन जीरो चाहिए। तो 81 में से 31 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वी आर लेफ्ट विद 50। सो आंसर इज 50 बाई 3 पावर 4। क्लियर। नेक्स्ट देखें, 5 नंबर्स x1 x2 x3 x5 असेंडिंग ऑर्डर में है फ्रॉम द इंटीजर्स 1 से 18 and are arranged in increasing order, वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। द प्रोबेबिलिटी दैट x2 is 7 and x4 is 11। सबसे पहले सैम्पल स्पेस की बात करते हैं। इस लिस्ट में से 5 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रेजेंट करना है, तो आप 18C 5 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से 5 को अरेंज करना है। एंड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपके पास 5 डिस्टिंक्ट नंबर आपने सिलेक्ट किया है उन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करें या डिसेंडिंग में प्रेजेंट करें, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप एक ही तरह से उन्हें अरेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। अब देखते हैं फेवरेबल केसेस। जब हमने उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया तो x1 का हमें पता नहीं लेकिन x2 हमें 7 चाहिए, x3 का हमें पता नहीं लेकिन x4 हमें 11 चाहिए एंड x5 का हमें पता नहीं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में है तो क्लियर हो जाता है ये 1 से लेकर 6 के बीच में ही कुछ होगा तो 6 वेज, और इन दोनों के बीच में 7 से 11 के बीच में ही होगा। सो पॉसिबिलिटीज आर 8 9 और 10, सो 3 वेज। एंड 11 के बाद और हमारे पास ऑप्शन 18 तक है, तो 12 से 18 तक कितने पॉसिबिलिटीज होगी बच्चा, 7। तो ये हुए फेवरेबल केसेस। एंड 18C5 का भी वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। सो दैट इज 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 अपॉन 5 फैक्टोरियल जो कि है 120। तो बच्चा इसे हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 15 को करते हैं कैंसिल, यहाँ रह जाता है 8, 8 को कर दिया कैंसिल, यहाँ रह गया 2, 2 को हमने कर दिया कैंसिल, ये है 3, 3 एंड 3 9 कर दिया कैंसिल, ये है 2, और बच्चा 7 को कर देते हैं कैंसिल, यहाँ रह गया 2। तो न्यूमरेटर में है 1 और डिनोमिनेटर में है 17 इंटू 4 एंड दैट इज 68। सो आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडमली सिलेक्टेड 3 डिजिट नंबर एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर ऑड, एटलीस्ट 2 आर ऑड। तो एग्जैक्टली 2 आर ऑड प्लस एग्जैक्टली 3 आर ऑड। फाइन।
बच्चा 3 डिजिट नंबर है, अगर तीनों के तीनों ऑड है तो हमारे पूरे नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स है 0 से 9 उसमें 5 आर ऑड डिजिट्स, सो 5 इज 5 इज 5 इज एंड एग्जैक्टली 2 आर ऑड। ठीक, इसका मतलब एक इवन है और 2 ऑड है। तो सबसे पहले तो आप पोजीशन डिसाइड करेंगे कि कौन से पोजीशन पे इवन है एंड कौन से में ऑड है, क्योंकि जो इवन डिजिट है हमारे पास उसमें 0 भी है और 0 हाईएस्ट प्लेस पे परमिटेड नहीं है, करेक्ट है। तो अगर तो यहाँ पे इवन डिजिट के लिए हम चॉइस रखते हैं, यहाँ ऑड, पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, या तो इवन यहाँ आएगा, ऑड एंड ऑड यहाँ आएगा, और ऑड इवन यहाँ ऑड एंड यहाँ इवन, ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर ये वाला केस है तो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, सो 4 वेज एंड देन 5 इंटू 5। और इस केस में बेटा ये ऑड है तो 5 यहाँ पे 0 आ सकता है, तो 5 क्यूब, एंड इस केस में 5 क्यूब। फाइन, अब इन्हें हम सम अप कर देते हैं, सो वी गेट 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 क्यूब, और ये भी 5 क्यूब है, सो 3 टाइम्स ऑफ 5 क्यूब, राइट। अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, दैट इज 3 डिजिट नंबर है, 9 10 10, फाइन, 900। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो एक काम करते हैं, 5 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर में रह जाएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 4 19, एंड 5 स्क्वायर मतलब 25 को हम कैंसिल कर देते हैं, सो नीचे रह जाएगा 9 इंटू 4। सो फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप ही नहीं है, सो इट इज़ 19/36। फाइन, नेक्स्ट बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये देखो, प्रोबेबिलिटी विथ ए कंडीशन, इसे समझ लेंगे तो हमें वो ट्रेडिशनल अप्रोच से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, कैसे भी करेंगे ना, इसके क्वेश्चंस हमसे छूटने वाले नहीं हैं। अंडरस्टैंड, इफ आई से ए डाइस इज रोल्ड, क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी रहेगी, उसके बाद हम जनरलाइज करके इसे प्रेजेंट करेंगे। ए डाइस इज रोल्ड एंड इट इज known that it is given that and it is said that it shows a number greater than 4। ठीक है, ये known है, उस पर्टिकुलर डाइस को जब भी हम रोल करेंगे तो इन्हीं में से ही कुछ आएगा। इट इज सेड दैट, इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट। ठीक है, ये कंडीशंस है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। फाइन, अब समझना, इट इज नोन दैट, इट इज गिवन दैट, ये जो है ना, ये हमारे लिए न्यू सैम्पल स्पेस की तरह वर्क करता है। तो सैम्पल स्पेस के पास कितने एलिमेंट्स है? ग्रेटर देन 4 मतलब 5 6। ठीक है, न्यू सैम्पल स्पेस है ये वो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाइस का नहीं है, ये कंडीशन के ऊपर बेस्ड न्यू सैम्पल स्पेस है। एंड विद इन दिस कंडीशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑड नंबर। सो ऑड नंबर हमारे पास सैम्पल स्पेस में एक ही है, 1 आउट ऑफ 2, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ठीक है, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। यू विल हैव मिनिमम टू राइट एंड मिनिमम टू एनालाइज। ठीक, एंड जो इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है वो क्या है समझना। अगर मेरे पास एक इवेंट, मैं इसे कंसिडर कर लेती हूँ टू बी ए, ठीक है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है उसको मैं ई इवेंट कंसिडर कर लेती हूँ। ए इवेंट जो कंडीशन है एंड ई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट ए हैज ऑकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई। तो अगर ए ही हो रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ए के विद इन ई का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको बच्चे ए के अंदर ई का कौन सा पार्ट है यही देखना है। तो आपको कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई लेना होगा और नीचे लेना होगा द गिवन कंडीशन। इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और लाइक दिस। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट ए हैज ऑकर्ड। ठीक है, और इसे अगर आप कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं तो इन दैट केस आप कार्डिनलिटी की जगह प्रोबेबिलिटी में इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। सो कैन वी जस्ट राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। परफेक्ट। तो ये हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो किसी भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी लेना है गिवन दैट समथिंग हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन कंडीशन। इतना सा काम है, फाइन। अब थोड़े से क्वेश्चन के फॉर्म में इसे करके देखते हैं, परफेक्ट हो जाएगा और इसके क्वेश्चन हमसे छूटेंगे नहीं, ठीक है बेटा। लुक एट, let A and B be two events such that P of A is greater than 0, P of B is not equal to 1, then probability of A complement given that B complement has occurred। तो हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है इंटरसेक्शन ऑफ द टू, क्योंकि ये कोई सिचुएशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, तो हमें यही रिजल्ट लिखते हुए आगे बढ़ना होगा। और इससे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, एट मार्क्स हम 1 माइनस पी ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो विल राइट इट डाउन, लेट्स कीप इट एज इट इज। न्यूमरेटर में है कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, कैन वी जस्ट राइट इट एज दिस, एंड कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इसके बियॉन्ड तो हम इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते। डिनोमिनेटर को ही हम मैक्सिमम 1 माइनस पी ऑफ बी लिख सकते हैं। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। We have this as it is, fine। Next beta, if P of A is 0.7, P of B complement is 0.6, immediately अगर कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप लिख लें 1 माइनस 0.6, ठीक है। P of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, बच्चा जब भी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसका डिस्कशन करना हो तो P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B इमीडिएटली करना है, ठीक है, कुछ इधर उधर का सोचना ही नहीं है। तो ये हमें इनडायरेक्टली कह रहा है कि P of A जो कि 0.7 है माइनस P of A इंटरसेक्शन B इट इज़ 0.5, दैट मीन्स वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन। 0.7 माइनस 0.5 दैट इज़ 0.2। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। इट सेज P of A गिवन दैट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B हैज़ ऑकर्ड। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A complement intersection B and P of A complement intersection B, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो चीज़ हमें डायरेक्टली नहीं समझ आता ना, तो आप वेन डायग्राम से उसे एनालाइज कर लें। और वैसे भी हमने सबने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हुआ है। जब दोनों जगह पे इंटरसेक्शन होता है तो कोई ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं होती, आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, राइट। और A एंड A कॉम्प्लीमेंट में जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई होता है। तो फाई का अगर हम इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लेते हैं तो फाई ही आता है, नल सेट, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो 0 अपॉन दिस आंसर इज 0, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज इफ P of A is 0.6, P of B is 0.5, P of A given that B has occurred is 0.4, इमीडिएटली इसे कर ले सिंप्लीफाई, दिस इज 0.4 बेटा, P of B हमारे पास है 0.5, इसे किया हमने क्रॉस, तो P of A इंटरसेक्शन B का हमें पता चल जाता है दैट इज 0.2। तो जब ये तीन इन्फॉर्मेशन होता है तो ये सब कुछ होता है, विल बी एबल टू फाइंड एवरीथिंग। अब इस पे आ जाएं, दिस इज P of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट अपॉन P of A कॉम्प्लीमेंट। बच्चा A कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1 माइनस 0.6 एंड दैट इज 0.4। अब बस हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को स्टडी करना है। उसके लिए जब आपको डायरेक्टली कुछ समझ नहीं आए तो आप बस इतना सा कर लेना कि दोनों तरफ इंटरसेक्शन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल होल्ड ट्रू। तो A कॉम्प्लीमेंट एंड A का जो इंटरसेक्शन होता है और नल सेट होता है, तो ये तो स्ट्रेट अवे आ जाएगा 0। अब इसका सेकेंड पार्ट आप देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ये मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। एंड बच्चा ये है 0.5 माइनस 0.2 एंड दैट इज 0.3, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं और क्वेश्चंस आते रहे हैं इस तरह के। नेक्स्ट देखें, इट सेज इफ ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 8 गिवन दैट ब्लैक डाइस शोज ए 4। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। अब टोटल जो इनके आउटकम की पॉसिबिलिटी है वो 6 × 6 36 है, ठीक है। वो तो सैम्पल स्पेस है, लेकिन ये कंडीशनल डीलिंग हो रही है गिवन दैट, ठीक है। तो अगर इसमें 4 आ रहा है तो यहाँ 1 से लेकर 6 तक की पॉसिबिलिटी है, मतलब जो नया सैम्पल स्पेस है, अगर हम इसे डायरेक्टली करना चाहें तो ये हो गया 6 एंड इट सेज सम एज 8। तो 4 के साथ 4 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, सो दैट इज 1। आंसर इज 1/6। अब अगर हमें इसे प्रॉपर प्रोसेस से लिख के करना है तो बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट A एंड ये गिवन कंडीशन है ना, और जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हम उसे इवेंट E कंसिडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट A हैज ऑकर्ड एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक।
E इंटरसेक्शन A, मतलब फर्स्ट डाइस में 4 आए एंड सम भी 8 आए, सो 4,4 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो 1 आउट ऑफ 36 इन टोटल दैट वी हैव, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक। P of A, दैट मीन्स इट ब्लैक डाइस इज शोइंग ए 4 दैट वी आर डिस्कसिंग, सो इट इज 6 आउट ऑफ, क्योंकि ये हो गया ना 6 पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ 36, ये हो गया कैंसिल, आंसर इज 1/6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका आप देखें, ब्लैक डाइस शोज एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 में बच्चा 4 के साथ यहाँ पे 1 से लेके 6 तक की पॉसिबिलिटी है, 5 के साथ 1 से लेके 6 तक की पॉसिबिलिटीज है, 6 के साथ 1 से लेके 6 तक की पॉसिबिलिटीज है। तो जो न्यू सैम्पल स्पेस की हम बात कर रहे हैं उसमें 3 × 6 नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज है। एंड फेवरेबल कौन कौन से होंगे, देखो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, 5 है तो यहाँ 3 आना चाहिए, 6 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो 3 आर फेवरेबल, 1/6 इज द आंसर, राइट। और अगर हम उसे उस ट्रेडिशनल प्रोसेस से लिख के करते हैं तो ये है हमारे लिए इवेंट ए, एंड इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट ए की बात कर रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए, सो ए की प्रोबेबिलिटी है 18 फेवरेबल आउट ऑफ 36 एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए, दैट मीन्स हमारे पास एटलीस्ट 4 आना चाहिए ब्लैक डाइस के पास, एंड एट द सेम टाइम सम आज 8, तो बच्चा 4,4, 5,3, 6,2, so 3, 36. So answer is 3/18 and that is 1/6. Clear? Next देखें, if 3 dice are rolled, then find probability of getting the sum of outcome as 14, given that they show even numbers. सभी के सभी even numbers ही show कर रहे हैं, then what is the probability that the sum of the outcome is 14? ठीक है, तो हम उसे डायरेक्ट प्रोसेस से करें, ट्रेडिशनल राइटिंग को अवॉइड करते हुए, तो उसके लिए वी विल से फर्स्ट डाइस के पास x है, सेकंड के पास y है, थर्ड के पास z है, एंड सम वी वांट इट टू बी 14, और सभी के सभी इवन नंबर से शो कर रहे हैं, तो इसे जो इवन नंबर है अगर हम 2i1 कंसिडर करें और इसे 2i2 और इसे 2i3, तो क्लियर है कि ये हमें 14 चाहिए, तो i1 + i2 + i3 जो हमें चाहिए दैट इज इक्वल टू 7, फाइन। अब 7 आए एंड ये भी क्लियर है कि जो i1, i2, i3 है वो 1, 2 या 3 में से ही कोई होंगे। अब इसे आप इंटीग्रल सोल्यूशन का जो जनरलाइज्ड अप्रोच है आप उससे कर सकते हैं, या कितने ही लिमिटेड पॉसिबिलिटी है तो आप टेबल बनाते हुए भी कर सकते हैं। अगर हम i1 को 1 कंसिडर करते हैं तो i2 + i3 हमें 6 चाहिए, 6 आने के लिए 3 एंड 3 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अगर हम इसे 2 कंसिडर करते हैं i1 को, इन दैट केस i2 + i3 हमें 5 चाहिए, उसके लिए 2, 3 एंड 3, 2, यही 2 पॉसिबिलिटी रह जाती है। अगर हम इसे 3 लेते हैं इन दैट केस हमें 4 चाहिए, 4 आने के लिए 1, 3, 3, 1, 2, 2, यही पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं बेटा। सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर फेवरेबल आउट ऑफ ए टोटल ऑफ, सभी के सभी इवन आ रहे हैं, मतलब 3 × 3 × 3, तो एक 3 हो गया कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 2/9। क्लियर बेटा? सो दैट्स इट। अगर इतना हम कर लेते हैं, हमें बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक आइडिया चाहिए होता है, क्योंकि इसी को हम यूज करेंगे आगे जाके बेस थ्योरम में, वो भी एक तरह का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही डीलिंग होगा। तो ये अगर क्लैरिटी है इसमें तो आगे का सारा पोर्शन आपके लिए सिंपल ही रहेगा, ठीक है। सो क्लोजिंग इट हियर।